Hello students, this is Priyanka and welcome to the channel. If you like my videos, please like and subscribe it. तो इस लेक्चर में हम लोग जो है बात करने वाले हैं कि क्या होता है एटम्स और एटम का साइज कैसे निकालते हैं हम लोग, कितना बड़ा साइज है, कितना छोटा साइज है एटम्स का। ये तो हम लोग देख ही चुके हैं कि एटम्स जो है वो बहुत छोटा साइज है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, जैसे यू कैन इमेजिन कि अगर एक थीन शीट ऑफ पेपर का लिए हो तो वो थीन शीट ऑफ पेपर में क्या है कि अगर मिलियंस बिलियंस जो है अगर हम लोग एटम्स को स्टैक करेंगे, एक के ऊपर एक को रखेंगे तो एक पतला सा मतलब कि पेपर का शीट हमको प्राप्त होगा। तो आप इससे आप इमेजिन कर सकते हो कि एटम्स का जो एक सिंगल एटम का जो साइज होगा वो कितना छोटा होगा। ठीक है, तो आखिर जो बात आती है यहाँ पे कि जब एटम जो है उतना छोटा होता है तो क्यों हम लोग जो है उसके बारे में स्टडी करते हैं, क्यों इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं एटम्स इसके बारे में इतना हम लोग दिमाग खर्च कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं उसके बारे में, क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसा हमको करना पड़ रहा है कि जो हमारा इंटायर जो वर्ल्ड है वो किससे बना हुआ है, वो एटम से ही बना हुआ है। यानी कि इंटायर वर्ल्ड का जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो क्या है, वो है हमारा एटम। तो इसलिए ये जो है इतना इंपॉर्टेंस रख रहा है हमारे लाइफ में, तो इसके वजह से हम जो है इसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो एटम्स के साइज को हम लोग इसमें मेजर करते हैं, तो उसको जो है हम लोग नैनोमीटर्स में मेजर करते हैं हम लोग। ठीक है, एक नैनोमीटर के बराबर क्या होता है 10⁹। 1 मीटर बराबर क्या होता है 10⁹ नैनोमीटर। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग यहाँ पे साइज ऑफ एटम्स किसमें मेजर करते हैं, इट इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर में हम लोग मेजर करते हैं इसको। ठीक है, 1 नैनोमीटर बराबर क्या होगा, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, तो इससे आप जो है डिफरेंट स्पेसीज को, डिफरेंट एटम्स को जो है साइज को हम लोग इससे मेजर करते हैं। जैसे एक हाइड्रोजन एटम का जो साइज होता है वो माना जाता है कि हाइड्रोजन जो होता है वो जो हाइड्रोजन एटम है वो सबसे छोटे साइज का होता है। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोजन साइज क्या होगा, साइज ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, यानी कि नैनोमीटर में ही मेजर कर रहे हैं हम लोग, तो ये मीटर के केस में क्या हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, इतना अप्रॉक्स होता है किसका एटम, किसका कौन सा एटम का, तो एक हाइड्रोजन एटम का जो साइज है 10⁻⁻10 मीटर। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आप देखते हो, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसका साइज क्या हो जाएगा तो 10⁻⁻9 मीटर ये हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हीमोग्लोबिन का क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन का जो होता है वो साइज क्या होता है, ये याद करना जरूरी नहीं, बस ऐसे ही मैं बता दे रही हूँ, 10⁻⁸ मीटर। ठीक है, एक ग्रेन ऑफ सैंड का क्या होता है, ग्रेन ऑफ सैंड, हालांकि इसका जो है साइज तो वेरी करता है, लेकिन माना जाता है ग्रेन ऑफ सैंड को 10⁻⁻4 मीटर। एंड इस तरह से वाटर मिलन का को हम लोग कंसीडर, तो इस तरह से बहुत सारे पार्टिकल का जो है वो इस तरह से कंसीडर करते हैं, बहुत छोटा होता है। ये देख रहे हो 10⁻10 मीटर, 10⁻9 मीटर, कितना छोटा है पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल, किसी भी एटम, ये पार्टिकल का साइज ये आप देख ही रहे हो यहाँ पे, ये इसको जो है इतना छोटा होता है कि हम लोग इसको नैनोमीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, तो इसको जो है इतना छोटा पार्टिकल जो है इसका फोटोग्राफ हम कैसे लेते हैं, तो अब तो जो है बहुत सोफिस्टिकेटेड डिवाइस हम जो है इंस्ट्रूमेंट हम लोग जो है साइंटिस्ट के योगदान से जो है हम लोग पा लिए हैं, जिसके वजह से जो है बहुत छोटे से छोटे पार्टिकल का हम लोग फोटोग्राफ ले पाने में सक्षम हो पा रहे हैं। ठीक है, और उसी थी में एक आया, उसी जैसे देखिए एक सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट आया जिससे कि जो है हम लोग किसी भी छोटे से छोटे पार्टिकल के एटम के साइज को, पार्टिकल्स के साइज को हम लोग फोटोग्राफ लेने में सक्षम हो पाए। जैसे कि एक सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, वो है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। ये कब आया 1981 में। क्या आया तो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, सोफिस्टिकेटेड
sophisticated instrument to measure size of या फिर टू टेक फोटोग्राफ ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, साइज ऑफ क्या, वेरी 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 स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या पड़ा, तो STM, फुल फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। ठीक है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे छोटा से छोटा पार्टिकल का फोटोग्राफ लेने में हम लोग सक्षम हो पा रहे हैं। और ये कब आया, ये सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, तो 1981 में ये जो है एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है वो देख रहे हैं कि एटम का साइज कितना छोटा है। ठीक है, और किस तरह से उसका मेजरमेंट हम लोग करते हैं। अब जो है हम लोग एक्सप्लेन करेंगे डाल्टन्स का जो लॉ था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, और उससे उन्होंने क्या दिया था, 2 लॉज जो आप लोगों ने पहले पढ़ा कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 2 लॉज पढ़े आप लोग, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। वो दोनों को कैसे जो है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट डाल्टन्स लॉ जो है वो एक्सप्लेन किया। तो इसमें आप देखते हो यहाँ पे कि एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाय डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये कैसे एक्सप्लेन करता है, तो जो फर्स्ट उनका एक्सप्लेनेशन था, तो एक्सप्लेनेशन बस ये आप समझ लो। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये कैसे एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, किसके थ्रू, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैसे ये जो है इसको एक्सप्लेन कर पाता है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या पढ़ते हैं कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड। इसका एक्सप्लेनेशन ये है जो आप लिख लो कि एटम्स को हम लोग क्या मानते हैं, क्या बोले थे डाल्टन ने कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जब कोई एटम का ना ही क्रिएशन होगा ना ही डिस्ट्रक्शन होगा, तो जितना जो भी मास किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में रहेगा, ठीक है, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में रहेगा, वो तो कंजर्व ही रहेगा, सेम ही रहेगा। यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट विल रिमेन द मास ऑफ इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर किसी भी एटम का ना ही क्रिएशन ना ही डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो क्या रहेगा, मास हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कहता है कि सिंस, यहाँ पे डालो, सिंस एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो देयरफॉर the number of atoms of reactant side will remain equal to that of product side, and hence the mass will remain conserved। इस तरह से अगर ना ही डिस्ट्रक्शन और ना ही ये क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि सिर्फ एटम्स का क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है या फिर कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में क्या है, एटम्स का जो है नंबर वो सेम रह रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो इसका मास जो है हमेशा कंजर्व रह जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह से जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन कर पाता है क्या, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, अगली जो हम बात करेंगे वो है कि कैसे जो है ये एक्सप्लेन कर रहा है लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सेकंड जो है हमारा वो क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन को कैसे जो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वो एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन ए गिवन कंपाउंड इज फिक्स, क्योंकि जितना भी नंबर मतलब कि एटम का काइंड है वो क्या है, किसी भी कंपाउंड में क्या है, फिक्स है। तो क्या रहेगा, उसका जो जितना भी एटम्स प्रेजेंट रहेगा किसी भी आइडेंटिकल एलिमेंट में, ठीक है, किसी भी कंपाउंड में, वो क्या रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा तो उसका मास भी फिक्स रहेगा। इस तरह से ये जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को भी फॉलो करता है। तो सिंस एक्सप्लेन इस तरह से कर लो, सिंस नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड। क्या है, फिक्स है। तो क्या होगा, फिक्स रहने की वजह से क्या हो जाएगा कि ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर सिंस द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन ए गिवन कंपाउंड इज फिक्स, तो ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट will have whereas since number and kind of atoms in a given compound is fixed, कंपाउंड में क्या है, उसका एटम्स जो है फिक्स है, तो all the atoms of a given element will have same mass combined together will have same mass। ये जो इसका मास जो है वो सेम रहेगा। सिंस नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड इज फिक्स, कंपाउंड क्या है, नंबर एंड काइंड क्या है, वो फिक्स है, तो ऑल द एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट will have same mass and hence the law of constant proportion is explained। ठीक है, तो उसका जो मास भी क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। और तो इस तरह से जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को ये क्या कर रहा है, ये फुलफिल कर रहा है, एक्सप्लेन कर पा रहा है। ठीक है, अगला जो हम हैं वो देखने वाले हैं कि डाल्टन्स जो है कैसे टर्म्स को वो डिफाइन किए, एलिमेंट्स को, एटम्स को, कंपाउंड्स को, वो कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो इसको जो है हम लोग देखते हैं कि डाल्टन ने कैसे इन टर्म्स को डिफाइन किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एलिमेंट के बारे में कि एलिमेंट को उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया। तो एलिमेंट को उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया, तो एलिमेंट के बारे में उन्होंने क्या बोला कि एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस है। एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ only one kind of atoms। या क्या है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन क्या बोले कि एलिमेंट क्या है, एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ सिंगल काइंड, यानी कि एक ही टाइप के एटम से एलिमेंट जो है वो बना हुआ होता है। ठीक है, वही एटम के बारे में उन्होंने क्या बोला कि एटम क्या होता है, तो एटम के बारे में बोला कि एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो एन एटम इज द स्मॉलेस्ट particle of matter which may or may not have
इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उसका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे जो है कुछ एलिमेंट जो है वो कुछ एटम किस फॉर्म में पाए जाते हैं, मोनोएटॉमिक। जैसे जो भी नोबेल गैसेज हैं वो उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, लेकिन कुछ एटम्स जो है वो देखते हो O2, N2, Cl2 इस तरह से पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जो है वो हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडोन, ये सब क्या है, इंडिपेंडेंटली फॉर्म में पाया जाता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कुछ जो एटम है वो उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है और कुछ का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से एटम को उन्होंने डिफाइन किया। और एक चीज और एटम के बारे में बोला कि इट कैन पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, और यहाँ पे लिख लो, इट कैन पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। ये जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो ये इस तरह से उन्होंने एटम को डिफाइन किया। मॉलिक्यूल के बारे में क्या उन्होंने बोला, तो मॉलिक्यूल को भी डिफाइन कर लेते हैं। पहले तो इसके ये चैप्टर के स्टार्टिंग में ही ये बता रखे थे हम, लेकिन फिर भी एक बार फिर से इसको डिफाइन कर रहे हैं कि क्या उन्होंने बोला। तो मॉलिक्यूल को कैसे उन्होंने डिफाइन किया, तो यहाँ पे देखिए, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस। मॉलिक्यूल भी को भी उन्होंने क्या बोला कि मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस या मैटर which is capable of इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये जो है इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, लेकिन वही उसमें क्या था, एटम्स में क्या था, वो रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। इट कांट टेक पार्ट, यानी कांट पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरह से एटम्स और मॉलिक्यूल को उन्होंने क्या किया, वो एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब जो है हम लोग अगली बात करने वाले हैं कि ये एटम्स के बारे में पढ़ लिए, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ लिए, ठीक है, एलिमेंट के बारे में पढ़ लिए। तो क्या जो एलिमेंट का जो नाम है वो किस तरह से जो है वो एग्जिस्टेंस में आया, किस तरह से एलिमेंट के नाम को हम लोग पढ़ते हैं, तो ये सारी बात जो है वो कैसे जो है किसी एलिमेंट का नाम जो है हम लोग जानते हैं। तो इनका नाम जो है कोई जो है जो साइंटिस्ट ने इस एलिमेंट को डिस्कवर किया उसके नाम पे है, जिस जगह से उस एलिमेंट का डिस्कवरी हुआ उसके नाम पे उस एलिमेंट का नाम पड़ा, या फिर जो है किस कलर का वो एलिमेंट पाया गया एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो उसके नाम पे उसका नेम पड़ा। तो इस तरह से जो है हम लोग उसका सिंबल्स, एलिमेंट्स का नेम को जो है हम लोग इस तरह से नाम देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो था फिर से इनिशिएटिव डाल्टन का था कि डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु यूज द सिंबल्स फॉर द एलिमेंट्स। तो उन्होंने, हालांकि उनका जो सिंबल्स था, जो भी एलिमेंट का सिंबल्स उन्होंने दिया, तो उनका सिंबल्स इतना इनकन्वीनियंट था कि हम लोग उसको यूज में नहीं लाते हैं, फिर भी एज ए हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो डाल्टन का क्या सिंबल था वो देखते हैं हम लोग, और फिर जो है बाद में कैसे सिंबल पड़ा, जो है आज भी हम लोग जो है एलिमेंट का सिंबल यूज करते हैं, और वो क्या है। तो डाल्टन्स का सिंबल पहले पढ़ते हैं, डाल्टन सिंबल्स। डाल्टन्स का सिंबल्स क्या था वो देखते हैं। जैसे उन्होंने हाइड्रोजन के लिए उन्होंने क्या बोला था कि हाइड्रोजन का सिंबल किस तरह से होगा, तो इस तरह से होगा। ठीक है, फॉस्फोरस का कैसे होगा, फॉस्फोरस का जो सिंबल होगा वो इस तरह से होगा। ठीक है, इस तरह से फॉस्फोरस का सिंबल होगा। कॉपर का जो होगा, ठीक है, कॉपर का जो सिंबल होगा वो इस तरह से होगा। और गोल्ड होगा, देखिए इधर से गोल्ड को उन्होंने इस तरह से ये किया कि गोल्ड का जो सिंबल होगा वो
कार्बन का सिंबल उन्होंने बस ऐसे ही सिंपल बता दिया, सल्फर। सल्फर को उन्होंने ऐसे बोल दिया। इस तरह से लेड को उन्होंने क्या बोला कि लेड को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। प्लेटिनम को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, प्लेटिनम को हम लोग बस सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन का उन्होंने फिर से ऐसा ही सिंबल दिया। आयरन के लिए उन्होंने ऐसा दिया, सिल्वर। और मरकरी, मरकरी के लिए उन्होंने इस तरह से सिंबल दिया। तो देख रहे हो कि आप कितना, ये जो सिंबल्स जो भी डाल्टन ने दिया वो कितना इनकन्वीनियंट है यूज करने में। इससे बढ़िया है कि उसका एलिमेंट का नाम ही लिख लो। तो इनका जो है सिंबल वो नहीं चला। बाद में जो है हम लोग दूसरे सिंबल्स को, जैसे जो आज हम लोग मॉडर्न में यूज करते हैं, वो जो सिंबल्स है वो उसका यूज जो है, जो हम लोग आज तक भी कर रहे हैं, वो है जैसे उनका जो सिंबल्स जो था, जो भी सिंबल जो साइंटिस्ट ने यूज किया, फिर जो है वो कैसे जो सिंबल्स यूटिलाइज किए, तो उन या तो फिर उस एलिमेंट के फर्स्ट नेम से, ठीक है, जो एलिमेंट का जो फर्स्ट नाम होगा, जो फर्स्ट लेटर जो होगा उससे सिंबल को डिराइव किए, या फिर फर्स्ट फॉलोड बाय द सेकंड, यानी कि पहले के बाद जस्ट दूसरा एलिमेंट, दूसरा लेटर को, या फिर फर्स्ट और थर्ड लेटर को फॉलो करवाया, ठीक है, फर्स्ट उसके बाद थर्ड लेटर को चूज किया, या फिर जिस भी एलिमेंट का जो भी एलिमेंट है और वो लैटिन नेम से उसका डेरिवेशन हुआ है, और या फिर उसके नेम से। तो इस तरह से जो है सिंबल्स को हम लोग यूज किए। सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट को हम लोग इस तरह से यूज किए। पहला कैसे, तो मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, मॉडर्न में पढ़ो, मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स में क्या था कि क्या क्या 4 बेसिस पे करवाया। पहला क्या था कि द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स फॉलोड बाय फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ दैट एलिमेंट। तो सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट, सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट by writing first letter of the name of that element। उस एलिमेंट के फर्स्ट लेटर के नाम से फर्स्ट लेटर को लिया और एलिमेंट के उस एलिमेंट का सिंबल को उन्होंने रख डाला, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम्पल में देखते हो कि फर्स्ट लेटर से कौन कौन से एलिमेंट का सिंबल रखाया। तो हाइड्रोजन का सिंबल H फर्स्ट नाम से लिया यहाँ पे, ठीक है। कार्बन का सिंबल C फर्स्ट नेम से, ठीक है, फर्स्ट लेटर से। ऑक्सीजन का सिंबल O, ये भी फर्स्ट लेटर से। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि डिफरेंट सिंबल्स लिया यूजिंग फर्स्ट लेटर ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। इसी तरह से फर्स्ट और सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट बाय राइटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर ऑफ द एलिमेंट। फर्स्ट और सेकेंड लेटर किसी भी एलिमेंट को लेकर कौन कौन सा नाम जो है वो लिखा, किस तरह से सिंबल बनाया। तो एग्जाम्पल में इसका हो जाएगा एल्यूमिनियम का Al फर्स्ट और सेकेंड है इसमें, ठीक है। बेरियम का Ba यहाँ पे है, ठीक है। नियॉन का Ni फर्स्ट और सेकेंड लिया है इसमें भी, ठीक है। कैल्शियम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट और सेकेंड को लेकर उन्होंने ये किया। इसी तरह से फर्स्ट एंड थर्ड लेटर ऑफ द एलिमेंट को लेकर कौन कौन सा उन्होंने ये सिंबल बनाया। तो देखिए यहाँ पे इसमें एग्जांपल में देख लेते हैं, जैसे आर्सेनिक ये है हमारा थर्ड। आर्सेनिक को क्या लिखा उन्होंने सिंबल्स में, आर्सेनिक का सिंबल क्या हो जाएगा AS फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। मैग्नीशियम
मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, तो फर्स्ट और थर्ड Mg, ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन फर्स्ट और थर्ड Cl, ठीक है। तो इस तरह से जिंक, ZINC, Zn, ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट और थर्ड लेटर का यूज करके उन्होंने क्या बनाया, सिंबल्स बनाया, ठीक है। अब जो है कुछ जो है सिंबल्स उन्होंने क्या दिया उसके लैटिन नेम पे, ठीक है। तो इसमें क्या किया उन्होंने, इसमें उन्होंने क्या किया, सिंबल्स derived from the Latin names of the element, उसके लैटिन नेम से जो है कुछ जो है एलिमेंट का सिंबल क्या दिया, तो उसके लैटिन नेम से दिया। जैसे इसमें भी एग्जांपल देख लीजिए, जैसे आयरन का लैटिन नेम क्या होता है, यहाँ पे लैटिन नेम लिख लो, लैटिन नेम, आयरन का लैटिन नेम फेरम, ठीक है। तो इसका क्या सिंबल हो जाएगा, सिंबल यहाँ पे लिख लो। तो और सब जितना भी एग्जांपल है उसमें भी लिख सकते हो, इधर एलिमेंट, यहाँ पे उसका सिंबल, इस तरह से इसका सिंबल क्या पड़ा, फेरम, Fe, ठीक है। इस तरह से गोल्ड को लैटिन में क्या बोलते हैं, औरम, तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, Au। कॉपर को क्या हम लोग बोलते हैं लैटिन में, तो क्यूपरम, ठीक है, क्यूपरम। इस तरह से कॉपर का सिंबल क्या हो जाएगा, Cu हो जाएगा। इस तरह से आगे भी जो है सोडियम को नाइट्रियम बोलते हैं, उस इन्हें तो इस तरह से ETC कर लो आप। इस तरह से जो है हम देखते हैं कि एलिमेंट का सिंबल जो है वो पढ़ा साइंटिस्ट लोग ने दिया। अब जो है वो बाद में इसका सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।